स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रतिहार वंश की भूमिका और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। प्रतिहार वंश की क्या भूमिका है या फिर प्रतिहार वंश कौन थे और इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही, इसके बारे में को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश की उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आज हम लोग समझते हैं कि प्रतिहार वंश कौन थे। आपने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में सुना होगा या फिर वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार वंश का अहम भूमिका है। उसके बारे में जब त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोग प्रतिहार वंश का जिक्र करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले ही क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं कि प्रतिहार वंश की क्या भूमिका और उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, भूमिका को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर भारत की एक प्रमुख और शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो उत्तर भारत की एक प्रमुख और शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। समय आप देख सकते हैं लगभग 8वीं से 11वीं शताब्दी तक। इस वंश ने न केवल राजनीतिक स्थिरता स्थापित की बल्कि विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा करते हुए सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यहीं पर जो सांस्कृतिक और आर्थिक विकास है या फिर जो राजनीतिक विकास है उसी को उपलब्धि कहा जाता है। किसके शासन काल में क्या क्या उपलब्धियां हुई है। इसके काल में वास्तुकला कैसी थी, आर्थिक विकास कैसा था, सांस्कृतिक विकास कैसा था, राजनीतिक कैसा था। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को उपलब्धियां कहा जाता है। विशेष रूप से कन्नौज को केंद्र बनाकर इस वंश ने उत्तर भारत की राजनीति को नियंत्रित किया और लंबे समय तक अपनी शक्ति बनाए रखी। और जितना भी आप युद्ध देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज के लिए होता है। तो कन्नौज के बारे में बहुत कह सकते हैं एक अहम जगह है और इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिहार वंश की भूमिका। प्रतिहार वंश की भूमिका क्या रही है। ठीक है, पहला अरब आक्रमण से भारत की रक्षा की। इनके द्वारा अरब आक्रमण से क्या है तो भारत की रक्षा की गई है। प्रतिहार वंश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाने में रही। 8वीं शताब्दी में जब अरब आक्रमणकारी सिंध तक पहुंच चुके थे तब उनके आगे बढ़ने का खतरा बना हुआ था। क्योंकि जब उन्होंने अरब पर आक्रमण किया, अरब को जीत लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं पर रुक जाएंगे। उनका आगे बढ़ने का भी मन हुआ होगा, आगे बढ़ना भी चाहे, लेकिन उनको ये जो प्रतिहार वंश उसने उसको रोक दिया। ऐसे समय में नागभट्ट प्रथम ने उनका डटकर सामना किया और उन्हें पराजित किया। जो अरब थे उनको हराया। इस विजय का प्रभाव यह हुआ कि अरबों का विस्तार उत्तर भारत में रुक गया और भारतीय संस्कृति तथा समाज सुरक्षित रह सका। और जब ये प्रतिहार वंश है इसने उनको रोक दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, जो उत्तर भारत का संस्कृति था वो जैसा का तैसा रह गया। इस कारण प्रतिहार वंश को भारत का रक्षक भी कहा जाता है। ये क्या है तो इसकी एक भूमिका है। तो जो अरब आक्रमण थे उससे भारत की रक्षा इन्होंने किया है। दूसरा जो इसकी भूमिका है प्रतिहार वंश का वो है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता और शक्ति का केंद्र। उत्तर भारत में क्या है तो एक केंद्र की तरह काम करते हैं, एक शक्ति के केंद्र की तरह काम करते हैं। प्रतिहार शासकों ने उत्तर भारत में एक मजबूत और संगठित राज्य की स्थापना की। विशेष रूप से मिहिर भोज के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। जो मिहिर भोज थे उसके शासनकाल में क्या है तो ये जो साम्राज्य है प्रतिहार वंश का वो चरम पर पहुंचा। कन्नौज को राजधानी बनाकर उन्होंने उसे उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बना दिया। कन्नौज के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ है और इसी चीज को हम लोग वहां पर त्रिपक्षीय संघर्ष में डिटेल में समझेंगे। इससे विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई छोटी छोटी शक्तियों को नियंत्रित कर एक व्यापक राजनीतिक एकता स्थापित की गई। क्या कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जो फैली फैली छोटी शक्तियां थी, जो छोटे छोटे राज्य थे, देश थे, उसको नियंत्रित करके व्यापक राजनीतिक एकता स्थापित की गई, जिससे प्रशासन और शासन में स्थिरता आई। तो ये भी क्या है, प्रतिहार वंश का एक भूमिका रहा है। तीसरा जो हम लोग देखेंगे पॉइंट वो है त्रिपक्षीय संघर्ष में सक्रिय भूमिका। ये जो प्रतिहार वंश है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाता है। प्रतिहार वंश ने पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के साथ कन्नौज पर अधिकार के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। क्या कहते तो लंबे समय से संघर्ष किया। सब जो लड़ाई होता है वो सिर्फ कन्नौज को पाने के लिए होता है, क्योंकि ये बीच का केंद्र है। अगर इसको कोई पा लेता है तो समझिए आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो सब पर कब्जा कर सकता है, व्यापार को बढ़ा सकता है, सभी को क्या है तो अपने कंट्रोल में रख सकता है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसी को क्या है तो त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। यह संघर्ष केवल एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की सत्ता के लिए था, क्योंकि जिसके पास कन्नौज होगा वही सबसे बड़ा शासक होगा। इस संघर्ष में प्रतिहारों ने अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया और लंबे समय तक इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखा। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाए इसकी क्या है तो इस कुछ भूमिकाएं हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाया। आगे हम लोग देखेंगे प्रतिहार वंश की क्या क्या उपलब्धियां रही है। ठीक है, कि प्रतिहार वंश जो है इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही है। तो प्रशासन में इसकी क्या उपलब्धि रही उसके बारे में हम लोग समझते हैं।
इसके टाइम में जो प्रशासन था वो सुदृढ़ था, मतलब बेहतर था। कहा जा रहा है कि प्रतिहार शासकों ने एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। इनके टाइम में जो प्रशासन था वो बहुत ही बेहतर था, जिससे शासन सुचारू रूप से चल सका। राज्य को प्रांतों, जिलों और गांवों में विभाजित किया गया। राज्य को किया गया तो प्रांत में बांटा गया, ठीक है। उसके बाद उसको जिलों में बांटा गया, गांव में बांटा गया, ताकि शासन की पहुंच नीचे तक हो सके, ताकि जो शासन का पहुंच है या फिर जो शासन का कह सकते हैं मजबूती, वो मजबूत हो सके और बेहतर हो सके। कि जब जमीन से लोग उठेंगे, अपने सारी समस्याओं को बता पाएंगे, तभी तो राजा अच्छे से काम कर पाएगा। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो कर वसूली, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे। तो इस तरह से क्या, तो इनका जो प्रशासन थे बहुत ही बेहतर था। राजा के साथ एक मंत्री परिषद भी होती थी, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक करती थी। क्या, तो सहायता करती थी। इसके क्या, एक मंत्री परिषद भी इसके साथ हुआ करता था। इस व्यवस्थित प्रशासन के कारण राज्य में शांति और अस्थिरता बनी रहती थी, तथा जनता को सुरक्षा और न्याय प्राप्त हुआ। तो क्या है, तो इसके समय में जो प्रशासन है बहुत ही सुदृढ़ रहा है। अगले जो यहाँ पर हम लोग इनकी उपलब्धियों को देखेंगे, वो कला और स्थापत्य का विकास। इनके समय में कला और स्थापत्य का क्या विकास हुआ है, या फिर कला और साहित्य का क्या विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि प्रतिहार काल में कला और वास्तुकला का उल्लेखनीय विकास हुआ। ये सब क्या, तो सब इसकी उपलब्धियां हैं। इन्होंने कला के क्षेत्र में क्या किया, प्रशासन के क्षेत्र में क्या किया, राजनीतिक जो राजनीति उसके क्षेत्र में क्या किया, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में क्या किया। ये सब जो उपलब्धियां होती है उसी को उपलब्धि कहा जाता है। ये सब जो काम होते हैं उसी को उपलब्धि कहा जाता है। कहा जा रहा है कि प्रतिहार काल में कला और वास्तुकला का उल्लेखनीय विकास हुआ, विशेषकर मंदिर निर्माण के क्षेत्र में। इस समय नगर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनकी विशेषता ऊंचे शिखर और सुंदर नक्काशी थी। इन मंदिरों का जो विशेषता वो कैसा था, तो ये बहुत ही ऊंचे शिखर के होते थे और इनमें नक्काशी किया जाता था। मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत कलात्मक ढंग से बनाई जाती थी। और जो मंदिर की दीवारें हैं उनके ऊपर क्या, तो देवी देवताओं का मूर्ति का अत्यंत कलात्मक ढंग से उसको बनाया जाता था, मतलब उसको चित्रित किया जाता था, जो उस समय के कलाकारों की उच्च कौशल को दर्शाती है। और ये क्योंकि बहुत पुराना बात है, तो आज के समय इसको कहा जा सकता है कि उस टाइम में जो कलाकार थे उसकी क्या कौशल रही होगी, वो उस चीज को दर्शाने का काम करता है। पत्थरों पर बारीक नक्काशी और सजावट इस काल की प्रमुख विशेषता थी। इस प्रकार प्रतिहार काल भारतीय स्थापत्य और मूर्ति कला के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण साबित हुआ। तो इसने क्या किया, तो ये भी इसका एक विकास रहा है, जो आपका कला और स्थापत्य उस क्षेत्र में इनका विकास रहा है, उपलब्धि रहा है। आगे हम देखते हैं साहित्य और शिक्षा का संरक्षण। साहित्य और शिक्षा का किस तरह से इन्होंने विकास किया है, फिर इसका क्या उपलब्धि रहा है। प्रतिहार शासकों ने शिक्षा और साहित्य को विशेष महत्व दिया। विद्वानों द्वारा कवियों को संरक्षण प्रदान किया गया। जो विद्वान या फिर जो राजा थे, जो धनी लोग थे, उन्होंने क्या, तो विद्वानों को संरक्षण दिया। इस काल में संस्कृत भाषा का व्यापक विकास हुआ और अनेक धार्मिक तथा सांस्कृतिक ग्रंथों की रचना की गई। बहुत सारे धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों की रचना भी की गई। दरबार में विद्वानों को सम्मान दिया जाता था, जिससे बौद्धिक वातावरण का विकास हुआ। जिससे क्या, तो बुद्धि का जो विकास का वातावरण वो विकसित हुआ। शिक्षा के प्रसार के कारण समाज में ज्ञान का स्तर बढ़ा और सांस्कृतिक चेतना मजबूत हुई। इस प्रकार प्रतिहार काल बौद्धिक और साहित्य उन्नति का भी समय था। तो यहाँ पर क्या है, तो साहित्य और शिक्षा का भी विकास हुआ, जिसके कारण ये भी क्या है कि इसकी उपलब्धि है। आगे जो इसकी उपलब्धि देखेंगे हम लोग, वो है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि भी इनके टाइम में था। प्रतिहार काल में आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रही। शासकों ने कृषि को बढ़ावा दिया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों की स्थिति में सुधार आया। तो ये क्या है, आर्थिक समृद्धि भी उस टाइम में थी, ये भी इसकी एक उपलब्धि रही है। साथ ही व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाया गया, जिससे व्यापारी निर्भय होकर व्यापार कर सके। आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों का विकास हुआ, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। आर्थिक समृद्धि के कारण लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ और राज्य की समृद्धि बढ़ी। और जो राज्य का समृद्धि बढ़ा, क्योंकि जो राज्य की आय है उसमें वृद्धि हुई, आर्थिक समृद्धि का कारण लोगों का जो जीवन स्तर वो बेहतर हुआ और आय का जो कारण राज्य का जो समृद्धि वो बढ़ गया। पांचवा जहाँ पर उपलब्धि लिखा है वो है धार्मिक सहिष्णुता। धर्म के क्षेत्र में भी इसका विकास हुआ है, इसकी उपलब्धियां हासिल की है। प्रतिहार शासक मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता और सम्मान का भाव रखा है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी जाती थी, ठीक है। मंदिरों के निर्माण के साथ साथ अन्य धार्मिक गतिविधियों को भी बाधित नहीं किया जाता था। मतलब मंदिर के निर्माण के साथ जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग थे उनको भी बाधित नहीं किया जाता था। इस सहिष्णु नीति के कारण समाज में शांति और सद्भाव बना रहता था, तथा विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय भी संभव हुआ। और जो विभिन्न संस्कृति उनका भी समन्वय हुआ, मतलब वो भी साथ साथ आगे बढ़ सके। इस तरह से क्या है, तो कुछ उपलब्धियां हैं प्रतिहार वंश के। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं।
निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि प्रतिहार वंश ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उन्होंने जहां एक ओर विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, कला, साहित्य और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस तरह से सिर्फ उन्होंने विदेशी आक्रमण से सामना ही नहीं किया, फिर सुरक्षा ही नहीं किया, बल्कि इन सब क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। उनकी उपलब्धियों ने उत्तर भारत को एक मजबूत आधार प्रदान किया और भारतीय सभ्यता की रक्षा एवं उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख दीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।